हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। तो पढ़ रहे थे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो इसमें हम स्पेक्ट्रम पूरा किताब कंप्लीट कराने का हमने मिशन रखा, लक्ष्य रखा। तो इसमें हमने दो बातें आपके सामने रखी थी कि हमारा मकसद होगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारा डिस्कशन हो। एग्ज़ाम को हमको अप्रोच करना है, जो बातें एग्ज़ाम से रिलेटेड और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी साबित हो, उस तरह से हम चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमें याद रहे। चूँकि पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि हम जानते हैं कि आंसर लिखने के लिए ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। 250 वर्ड 150 वर्ड में ही आंसर आपसे पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा पीएचडी होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल और केवल कुछ कंटेंट जो क्वेश्चन का डिमांड है वो फुलफ़िल करना है, ठीक है। तो कई बार तो पहले से भी हम पढ़ चुके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जनरल थॉट में रहती है और बहुत सारी चीज़ें जो कि पॉइंट होता है उसको नोट कर, उसको लिखते वक्त याद आ जाना हमारे आंसर को और ज़्यादा बेहतर बना देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कई बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस बार जब आप पढ़ेंगे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री आपके बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर हो, आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी थॉट परसेप्शन इतनी मज़बूत हो ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में आंसर लिख सकें, ठीक है, और वो बातें याद रहे। तो बिल्कुल शॉर्ट करेंगे तब बातें याद रहेगी हमारे अंदर में। तो ऐसे ही हमारी कोशिश है स्पेक्ट्रम पढ़ाने का कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास अभी कौन कौन से सोर्सेस मौजूद हैं। अब उस पार्ट में, पहला पार्ट में जो भी हमने पढ़ा उसके विषय में अभी इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उस वीडियो को आप जा कर के देख लो। ये दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए, मेजर अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। पहले तो हमने देखा था कि कौन कौन से सोर्स को सामने रख करके जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है, कितने ऑथेंटिक है, ठीक है, वो सारे सोर्सेस जिसका इस्तेमाल हम हिस्ट्री समझने के लिए कर सकते हैं। और अब हमारा चैप्टर है कि जो लोगों की मेजर अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया, मतलब कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कि स्कूल ऑफ थॉट किस किस तरह के हैं। मतलब आप समझिए कि एक चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है। अब उस विषय में जो व्यक्ति लिखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने थॉट लिखता है, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखता है। तो हिस्ट्री को जितने भी लोगों ने खंगालने की कोशिश की, इसके बारे में लिखा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यही रही कि उसमें उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री को लिख दिया। तो इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हर कोई हिस्ट्री को अपने अपने तरीके से चीज़ों को व्याख्यान करता है और उसका जो है उनके स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी तरीके से इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री के पढ़ने के अप्रोचेज यानी कि अलग अलग हो गए, यानी कि कई सारे स्कूल ऑफ थॉट है हिस्ट्री को पढ़ने के, समझने के, ठीक है। तो उन स्कूल ऑफ थॉट को, यानी कि जिस अप्रोच से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके कौन कौन से अप्रोच अभी मौजूद है, उस अप्रोच को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिस्ट्री बदल जाता है। कि एक व्यक्ति के विचार अगर थोड़ा सा अलग हो, हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, सेम नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति उस विषय में कोई बात कहेगा तो वो अपने विचार को सामने रख करके उसके लक्षण, उसके तत्व, उसके विचार के साथ उस बात में ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात है। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी सारे आप देख सकते हैं, इसके काफ़ी सारे जो है प्रभाव है। चूँकि कॉलोनियल इरा हमारे देश में रहा, 175 वर्ष तक इम्पीरियलिस्ट शासन रहा, ठीक है, साम्राज्यवादी शासन, साम्राज्यवाद का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा। अब कॉलोनियल इरा में इन्होंने अपने हिसाब से भारतीय हिस्ट्री को रूप रेखा बनाने की कोशिश की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनियल इरा मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे जो थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट में सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट आप याद रखिएगा
कि कॉलोनियल लोगों ने, इम्पेरियलिस्ट साम्राज्यवादी अंग्रेज़ों ने हमारे देश की हिस्ट्री को अपने रूपरेखा से रचने की और प्रस्तुत करने की कोशिश की। ये एक थाउट हुआ। दूसरा थाउट है राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट। तो फिर हमारे देश में लोगों ने पढ़ा लिखा और एक राष्ट्र का वेव हमारे देश में पैदा हुआ। बड़े बड़े हिस्टोरियन पैदा हुए हमारे देश में। तो उन लोगों ने उन कॉलोनियल एरा के हिस्ट्री ऑफ थाउट को, हिस्ट्री ऑफ स्कूल थाउट को चेंज करके अपना एक हिस्ट्री, सही हिस्ट्री प्रेजेंट करने की कोशिश की और बताया दुनिया को अपनी कि हमारी गर्व गाथा बहुत ही अच्छी थी, हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी थी, हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी। तो ये एक स्कूल ऑफ थाउट हुआ। तीसरा है मार्क्सिस्ट। ठीक है, मार्क्सिस्ट आप समझते हैं, लेबर और लेफ्टिसिस्ट इनकी जो है जो बातें करते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है हिस्ट्री को अपने हिसाब से बताते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसके अलग अलग फ़ीचर हैं। ठीक है, अब फीचर ये है कि काफ़ी सारे अप्रोच हमने अभी समझा। अब इसमें भी काफ़ी सारे कम्युनलिस्ट का भी एक सोच हो गया, कैम्ब्रिज, लिबरल और न्यू लिबरल। लिबरल आप समझते हैं उदारवाद। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे अप्रोच है। अब इसमें भी हिस्ट्री में भी काफ़ी सारे अब ब्रांचेज निकल गए। कम्युनिस्ट का अलग विचारधारा है, कैम्ब्रिज अलग विचारधारा है, लिबरल ठीक है उदारवादी कि हाँ उदारवादी आप समझते हो कि मार्केट फ्री होनी चाहिए। ठीक है, कोई टैक्स बैरियर नहीं होनी चाहिए और लोगों को जो है कैपिटलिस्ट आप समझ सकते हैं, पूंजीवाद की विचारधारा को जो है लिबरल कहते हैं। न्यू लिबरल यानी कि पूंजीवाद तो होनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा मार्केट फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन सोशलिस्ट गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, यानी कि समाजवादी भी होनी चाहिए। न्यू लिबरल ऑफ थाउट निकल के आया। फेमिनिस्ट जो कि ये भी एक थाउट निकल के आया। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री के अलग अलग पहलुओं से अलग अलग चीज़ें लोग निकाल करके उसमें से जो है बातें करते हैं अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो इस तरीके से अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने, जब ये हिस्टोरियन हमारे यहाँ पैदा हुए तो इन लोगों ने अपने अपने अंदाज से हिस्ट्री को जो है डिफ़ाइन करने की कोशिश की, अपने अंदाज से हिस्ट्री को बताने की कोशिश की। तो इस वजह से हमारी हिस्ट्री में जो है काफ़ी सारे विचार जो है मिलकर हमारी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है निर्माण हुआ है। और इसी विषय में एक कोट आप देख लीजिए, पर्सिवल स्पीयर, इन्होंने कहा कि भारत की हिस्ट्री की तरफ जो है एक काफ़ी फ्रेजाइल है भारत की हिस्ट्री, और भारत की हिस्ट्री के प्रति जागरूकता मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ी है और लोगों का जो है झुकाव और हिस्ट्री की प्रति एलिमेंट को जानना, खंगालना, खोजना, ये झुकाव लोगों का बढ़ा है, बहुत तेज़ी से ये हुआ है। तो पर्सिवल स्पीयर का ये कहना था। ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। तो कॉलोनियल अप्रोच का मकसद क्या था? इसकी इम्पेरियलिस्ट शासन, उपनिवेशवाद हमारे देश के हिस्ट्री को किस तरीके से बताते थे और किस तरीके से बताने के पीछे उनका राज क्या था, वो क्या जो है दिखाना चाहते थे, उनका मकसद क्या था। देखिए, इम्पेरियलिस्ट और कॉलोनियल एरा की जो हिस्ट्रियन थे, उन लोगों ने जो हिस्ट्री भारत देश की बताई है, उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की है अपनी सत्ता को ऑफिशियल, यानी कि अपनी सत्ता को जानबूझकर सही सिद्ध करने की कोशिश की है कि अंग्रेज़ों का शासन भारत में स्थापित होना बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कॉलोनियल एरा की सोच मानसिकता रखने वाले लोगों ने जब हिस्ट्री हमारी लिखनी शुरू की और हमारी हिस्ट्री बताने की कोशिश की, तो इन लोगों ने हिस्ट्री में ये लिखा कि अंग्रेज़ों का सत्ता में आना, सत्ता करना, यहाँ पर रूल करना, ये सही है। इन्होंने अपनी इच्छा के मुताबिक यहाँ के अपने रूल को जस्टिफिकेशन किया, सही कहा, कॉलोनियल रूल को सही कहा और हिस्ट्री को चेंज किया और भारत के हिस्ट्री को बहुत ही क्रिटिसाइज किया कि यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की कल्चर बिल्कुल असभ्य है और इन लोगों को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज़ों का शासन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से असभ्य और हमारी संस्कृति को नीचा दिखाकर और वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही ऊंचा बता करके इन लोगों ने वेस्टर्न आइडियोलॉजी को बहुत ही ग्लोरीफाई किया और हमारे देश भारत की हिस्ट्री को बहुत ही असभ्य बता करके इन लोगों ने अपनी लेजिस्टिमेटी को बरकरार रखते हुए, अपनी सत्ता स्थापित को जस्टिफिकेशन करते हुए इन लोगों ने हमारे हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ किया और अपने कॉलोनियल मानसिकता को देश में, भारत जैसे देश में सत्ता में रहने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अब इन लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे राइटर हैं जिन लोगों ने ये सिद्ध करके, यानी कि अपनी मानसिकता के हिसाब से हिस्ट्री को लिखा और इनको ये ग्लोरीफाई किया वेस्टर्न
आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई किया और हमारे देश को बहुत ही असभ्य बताया। तो काफ़ी सारे यहाँ पर लोगों ने किताबें लिखी, जैसे कि जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एलिफिंस्टन, स्मिथ और बहुत सारे कॉलोनियल इरा के हिस्टोग्राफिकल लोग थे। इन लोगों ने हिस्ट्री को अलग अलग अंदाज में लिखा, जो कि बिल्कुल ही अपनी मानसिकता यानी कि जो उनकी सोच थी उसी हिसाब से भारत को हिस्ट्री में तब्दील कर दिया, भारत की हिस्ट्री को लिख दिया, जो कि बहुत ही गलत था। बहुत सारे इन लोगों ने किताब लिखी उस ज़माने में। ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, ओपिनियन डेट द ब्रिटिश ब्राउड यूनाइटेड टू इंडिया, यानी कि देख रहे किताब का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा। इन लोगों ने ख़ास तौर से अपनी कॉलोनियल इरा को सही साबित करने की कोशिश की, यानी कि भारत के ऊपर इनका वर्चस्वता को सही साबित ठहराने के लिए काफ़ी सारी किताबें लिख करके हमारे जो है हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की। नेशन ऑफ द सोशल डाउनिज्म, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन थेमसेल्व्स सुपीरियर द नेटिव्स एंड द फिटेस्ट द रूल, इंडिया व्यूड एज ए स्टैग्नेंट सोसाइटी विच इज़ रिक्वायर्ड गाइडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। देखिए एकदम साफ तौर पर क्लियर है कि ऐसा देश है भारत जो कि असभ्य है और इनके असभ्यता को ठीक करने के लिए ब्रिटिशर का यानी कि वाइट का जो है रूल होना बहुत ही ज़रूरी है। ये इस तरह की सोच वाले इनकी सोच थी और हमारे ऊपर इन सोच को थोपा गया, पर ये थोपा ही नहीं गया। अंग्रेज़ों ने बाकायदा इनको करके दिखाया, रूल किया। और उस वक्त हमारे यहाँ जो कि बहुत ही जातिवाद और भेदभाव और हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की जो चीज़ें चल रही थी में सिचुएशन था, तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने खूब अच्छा उठाया। तो स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग हिस्ट्री के आप इस दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा और समझा। तो अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप 250 वर्ड में लिखना है कि किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय भारत में हुआ। ठीक है, जो कि सोच थी हिस्ट्री को जिस तरीके से चेंज करने की कॉलोनियल इरा में कोशिश की गई, भारत के इतिहास को चेंज करने की कोशिश की गई, तो राष्ट्रवाद का इस मानसिकता में भी भारत के राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, 250 वर्ड में इसका जवाब आपको लिखना है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कैसे उदय हुआ इसकी आपको, चूँकि आपने कई बार पढ़ा होगा तो इतना तो जनरल थॉट आपके अंदर होगा कैसे उदय हुआ। ठीक है, और उनकी सोच का प्रभाव हमारे देश में कितना गहरा था इसके विषय में 250 शब्दों में लिख के दिखाइए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।